यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज 2021 का पहला दिन है, तो मैं आशा करता हूँ आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आप सभी को हर वो खुशियाँ मिले जिसकी चाह आप रखते हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड से सारा काम करें और सारे रास्ते को सही तरीके से पूर्ण करें, पूरा करें। कोई भी दिक्कत होती है तो पेशेंस रख के काम करेगा। मैं विश करता हूँ एंड हैप्पी न्यू ईयर सभी को अच्छे से रहिएगा। ठीक है, मेन पॉइंट पर अब मैं आता हूँ। ठीक है, हम लोग कर रहे थे सी टेट सोशल साइंस का, मतलब सोशल स्टडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमने किया था नवंबर 2012 का सेट, हमने 30 क्वेश्चन किया था। तो आज उसे आगे बढ़ाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 60 तक मैंने करवा दिया था, सॉरी 31 से लेकर के 60 तक। आज 61 से हम लोग करेंगे। ये मेरे पास जो सेट है, ये सेट नंबर डब्ल्यू है, याद रखिएगा। ये नवंबर 2012 सी टेट सोशल स्टडी का प्रीवियस ईयर सेट डब्ल्यू है मेरे पास। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं एक चीज़ याद दिला देता हूँ। बहुत लोगों का कहने पर मैंने फेसबुक पर ग्रुप बना दिया है IQ अड्डा के नाम पर। मैं वहाँ जाके आप क्या बोलते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी बात है, मैं इंस्टाग्राम पर भी आ गया हूँ, वहाँ जाके फॉलो कर लीजिएगा, कुश कुमार 8948। याद रखिएगा क्या है, 8943। ठीक है, 8943 के नाम पर मेरा आईडी है, वहाँ जाकर फॉलो कर। प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर व्हाट्सअप ग्रुप भी मैं डाल दे रहा हूँ, ताकि मैं जब भी क्लासेस ये कंप्लीट कर दूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगा लूँ, उसके बाद सारे पीडीएफ मैं आपको वन बाय वन करके देता जाऊँ। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ, बताना क्या है, आप लोगों को पता होगा सारा सिलेबस वगैरह, कंटेंट वगैरह हम लोग क्या कर रहे थे। तो इससे रिवाइज करिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो। और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ, लेकिन जिन ज़्यादा मांग रहा था हिंदी का, इसलिए मैं हिंदी में ही पढ़ा देता हूँ। इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है, जो वीडियो नए देख रहे हैं या पहली बार आए हैं, उनसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और उन लोगों तक जो पहुँचाइए जो आज लॉकडाउन के कारण सही ढंग से पढ़ाई वगैरह नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो चैनल पर यदि आप नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करके इसे बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं क्लासेस दूं नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। ठीक है, चलिए तो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर आज, नवंबर 2012 सी टेट प्रीवियस ईयर सोशल स्टडी का। क्लियर है, तो मैं थोड़ा सा पहले जूम कर लूँ इसे। ठीक है, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन क्या क्या मैं बताऊँ, है ना। चलिए ठीक है, नहीं कटना चाहिए, कट गया तो दिक्कत नहीं हो जाए रिकॉर्डिंग में। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन के एक और बात मैं बताया, तो आज सीडीपी का सेक्शन आएगा, इसलिए जो 10 क्वेश्चन शुरुआत के हैं, मतलब जीएस वाले, ठीक है, सोशल स्टडी के, उस समय स्पीड में निकालूंगा, ताकि मैं सीडीपी को एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, ज़्यादा वक्त ना ले। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़े। तो अटलांटिक महासागर जो है हमारा, उसके बारे में कुछ एलिमेंट हमें दिए हुए हैं, कुछ तथ्य दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उस पर विचार करके हमें क्या करना है, उसके बारे में सत्य बताना है, उपयुक्त में से जो सत्य होगा। तो पहला सेंटेंस हमारा दिया गया है, यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। चलो भाई ठीक है। दूसरा कहता है, इसकी तट रेखा सरल, रेखीय व निर्बद्ध है। ठीक है, ये भी। और तीसरा कहता है, व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर। तो इसमें से सत्य कौन सा? देखिए, सबसे पहली बात, ये एस आकार का है, हाँ मुझे पता है। अब बोलिएगा कहाँ पर है, याद रखिए। जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये ग्लोब है मान लीजिए हमारा, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा एशिया चला जाएगा, एशिया मतलब इधर वाला पोर्शन लगभग, ठीक है। ये हमारा यूरोप चला जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा अफ्रीका आ जाएगा, अफ्रीका का रीजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पर से इस टाइप में, ये एस शेप में यहाँ पर हमें नजर आता है। ये क्लियर है ना। तो जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पहला सेंटेंस यहाँ तक क्लियर है। तो यदि ये एस आकार का है, तो ये क्या तट रेखा से एकदम सरल सीधी रेखा के जैसा सेंटेंस लग रहा है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरी बात है, दुनिया में सबसे व्यस्त महासागर यही है। याद रखिए, सबसे बड़ा व्यापारिक संबंध इसी महासागर से होता है। रीज़न भी बताने का है, क्योंकि यहाँ पर पूरा यूरोपीय कंट्री है, प्लस यहाँ पर अफ्रीका है, और इसी से जुड़ा हुआ हमारा एशिया है। तो ये तीनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ता है। इधर से नज़दीक बनता है, इसके यहाँ से ये नज़दीक बढ़ता है, ये नज़दीक, और ये इधर भी नज़दीक पड़ता है। तो कहने का मतलब इधर अमेरिका भी पड़ जाता है, कनाडा वगैरह। बात समझ में। तो ये व्यापारिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा व्यस्त है। तो ए और सी सही है। तो ए और सी जहाँ मिलेगा, 3 नंबर में मिलेगा, तो ये 3 सही है ऑप्शन में। आगे बढ़े हम लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है ईदगाह, दूसरा कहता है खानगाह, तीसरा ऑप्शन कहता है इबादत गाह, और चौथा कहता है दरगाह। क्या आंसर होगा, जल्दी से पता है। लड्डू सा सवाल है। जो भी सूफी संत के जो मकबरे उनके, उन्हें हम लोग दरगाह कहते हैं। बात सही है। आगे मैं बढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। इसे आपको तो रिमेंबर करना ही पड़ेगा। पूरा पाषाण स्थल पूछा है, ठीक है। पहला आपको पता है इनाम गांव, दूसरा कहता है हल्लार, तीसरा कहता है भीमबेटका, चौथा कहता है बुर्ज होम। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। देखिए, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग इसका आंसर देते रहिएगा, ठीक है।
मैं ऐसे यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं एक्सप्लेन भी करता चला जाता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी भीमबेटका होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, कहता है क्वेश्चन नंबर 64, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? ये भाई साहब इतना आसान, अच्छा ये सेठ ही आसान था, है ना, पहले मैंने बताया था ये सेठ ही आसान आया था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है कर्नाटक, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है केरल, चौथा है आंध्र प्रदेश। पहले आपको मैं बताता हूँ ना, जब मैं शुरुआत में आया था तो ये सारे क्वेश्चंस में गलती करता था और लगभग 1 डेढ़ 2 साल तक ये हाल मेरा था, ठीक है। तो क्या मैं बोलूँ, बेवकूफ़ था पहले। चलिए, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा सीधा सीधा 1 नंबर उड़ीसा, कलिंग इंस्टीट्यूट। आपको पता होगा इंजीनियरिंग कॉलेज आज के समय में वो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में ही पड़ता है, किट जिसे हम लोग कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है 65 कहता है मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा, एक मिनट, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी व्यापी भाषा को समझा जा सकता है, ठीक है भाई, देखते हैं। मतलब बोलना मानचित्र को पढ़ाने के लिए कौन सा सरलतम उपाय पूछा जा रहा है, ठीक है, सर्वव्यापी। तो रूढ़ि चिन्हों द्वारा, रेखा चित्रों द्वारा, वर्णमाला अक्षरों द्वारा, विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक बार मैं इसको इंग्लिश में देख लूँ थोड़ा, चिन्हों, हाँ ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका भी आंसर सीधा सीधा है 1 नंबर, रूढ़ी रूढ़ी चिन्हों द्वारा। सिंबल से हम लोग मैप को स्टडी यदि करेंगे तो आसान होगा। अब पूछेगा सर कैसे मानचित्र वगैरह मैप को, तो आप याद होगा एरोप्लेन जहाँ रहता है वहाँ पर इस टाइप का शेप आपको मिला हुआ नजर आएगा, ठीक है। रेलवे रहेगा तो आपको इस टाइप का शेप आपको नजर आएगा मैप में, आपको बात समझ रहे हैं ना। कुआं रहेगा तो आपको गोल जैसा सर्कल दे देगा। कहीं झील वगैरह नदी जाएगा तो नीला कलर का ऐसा दे देगा आपको, जैसा मेरा ये पेन का कलर अभी है, ठीक है। और यदि और भी कुछ सिंबल्स होंगे जो फैक्ट्रीज वगैरह रहते हैं वहाँ पे एक झोपड़ी टाइप का देता है ऐसे करके, है ना। और यहाँ से धुआं निकालता हुआ दिया जाता है। प्लस खेती वगैरह होता है तो यहाँ पर ग्रीन 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 करके दिखा दिया जाता है। अस्पताल वगैरह होता है तो प्लस करके उसे सर्कल दे दिया जाता है। तो ये सब क्या है, सिंबल है ना, तो रूढ़ी कन्वेंशनल सिंबल सही है और ये यूनिवर्सल है, हर जगह आपको इक्वली नजर आएगा। बात समझ में आ गया 65 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है, मतलब डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने वाला कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला कहता है अपनी मातृभाषा में बोलना, दूसरा कहता है, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ क्या, कुछ ज़्यादा ही छोटा मुझे लग रहा है आज एक्चुअली, ये ऐसा जेरोक्स करके अपलोड किया गया गूगल में था कि मैंने तो डाउनलोड कर लिया, बट इतना ही शॉर्ट है, बट दिख जाएगा आप लोगों को, कोई बात नहीं, ठीक है। कहता है निम्नलिखित, ये वीडियो ना कटे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, इंग्लिश में भी दिखना चाहिए, जो इंग्लिश वाले उनको भी तो मदद मिले। अगला कहता है सॉरी सॉरी, ऑप्शन कहता है ओहो, चलिए आते हैं मुद्दे पर, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन है अपनी मातृभाषा में बोलना, दूसरा कहता है अपने त्योहारों को मनाना, तीसरा कहता है अपने गांव जाना, और चौथा कहता है रेलगाड़ी की यात्रा करना। देखिए यहाँ पर डाइवर्सिटी का बात किया हुआ है, तो विविधता हमें पूरा भारत में मिलेगा, ठीक है। अब हर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाइएगा तो हो सके लैंग्वेज, पहनावा, खान पान बदल जाए, मौसम बदल सकता है ना। तो सबसे पहली बात, त्यौहार तो ठीक है, लेकिन मैं ऑप्शन में नहीं जाऊँगा, ये भी नहीं जाऊँगा। अब रेलगाड़ी की यात्रा करना, यदि हम 1 स्टेट 2 स्टेट 3 स्टेट 4 स्टेट यदि मूव करें तो हो सकता है डाइवर्सिटी हमें मिल जाए, लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है विविधता। तो हम स्कूल पर आते हैं, सबसे पहले बच्चों पर आते हैं, ठीक है। अब एक क्लास में अब अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं, तो डाइवर्सिटी कहाँ बच्चे सबसे पहले देखते हैं, अपने स्कूल में ही देखते हैं ना। सोसाइटी में क्या देखें, वो तो शुरुआत के स्कूल होते हैं 3 साल साढ़े 3 साल होता है, तो उस समय तो बच्चा अपने परिवार या सोसाइटी तक ही रहेगा, तो उसका परिवार जिस सोसाइटी में रहेगा तो वो भी ऐसा सेम लैंग्वेज बोलेगा वो। लेकिन वो भाषा ऐसा टर्म है ना, जो क्लास जब आते हैं, स्कूल जब आते हैं बच्चे, तो बहुत सारे डाइवर्सिटी लेते हुए आते हैं। वो अलग लेके आया, एक अलग लेके आया, दूसरा अलग लेके आया, तीसरा अलग है, तो भाषा इसका सबसे मूल एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट है डाइवर्सिटी का, इसलिए हम इसके साथ जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। ये सीधा सा है इसका आंसर, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। भू संधि से कहते हैं, जब जल मिलेगा तो जल संधि से कहते हैं। बात समझ गए ना, ये भूखंड पूछ रहा है, अब 2 जल के द्वारा मिल जाए तो उसे जल संधि कहेंगे। बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये भी लड्डू से सवाल है, यदि आपको दिक्कत होगा तो इंग्लिश पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बोला है 2012 को हम कैसे देखेंगे, तो इसका आंसर भी सीधा जाएगा 3 जाएगा, इसका आंसर AD 2012। अपडेट में थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर, देखिए ऐसे सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। दिख रहा ना आप लोगों को, दिख जाना चाहिए। देखिए यदि ये बीच में मैं लूँ यहाँ 0 लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो 0 समझ ली, यहाँ पर यीशु मसीह का बर्थडे था, जन्मदिन था, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग क्या लिखते हैं, BC लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं, ठीक है, या BCE लिखते हैं। बात समझ, बिफोर कॉमन एरा लिखते हैं। बात समझ में। अब यीशु के जन्म के बाद हम लोग लिखते हैं AD।
एनोडोमनी लिखते हैं। बात समझ में आ गया? एडी लिखते हैं, समझ में आ गया ना? तो इसके पहले हम लोग BC लिखते हैं, इसके पहले AD लिखते हैं। तो जैसे कि आप उधर चले जाइएगा ना, कौटिल्य उटिल्य के कलिंग विजय सबके बारे में है ना, तो उधर चला जाएगा। लेकिन इधर हर्षवर्धन वगैरह इधर पढ़िएगा तो आपका AD में मिलेगा सब। बात समझ में आ गया? आगे मैं बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 69, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन। ये भी सिंपल सा आंसर है, पढ़ देता हूँ ऐसे में ऑप्शन आपके लिए। कहता है मनुष्य का तत्कालीन परिवेश, दूसरा कहता है पौधे और पशु जगत, तीसरा कहता है भूमि जल वायु पौधे और पशु, और चौथा कहता है पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा आप। देखिए मैं 2 ऑप्शन पहले काट देता हूँ, 1 और 2 मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब बचा 2। बहुत कोई मारेंगे, ये पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। तो ये जो परिमंडल है, ठीक है मैं मान लिया 1 मिनट के लिए, लेकिन याद ध्यान दीजिए ना, यही परिमंडल यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। भूमंडल, जलमंडल, हाँ वायुमंडल, बात समझ में, पौधे पशु सब कुछ इसमें आ गया। तो जो टर्म आपको पूरा एक्सप्लेन करके जब यहाँ पर दे दिया गया है, तो यहाँ पर कटने दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, कुछ ज़्यादा छोटा हो रहा था। तो जैव मंडल के बारे में पूछा है जिसमें सब कुछ आएगा, जहाँ जीवन पूरा होगा, जीव मंडल जिसे कहें। तो जीव मंडल कहाँ पर मतलब पॉसिबिलिटी है वहाँ पर जीवन हो, जहाँ पर भूमि हो, जल हो, वायु हो, पौधे पशु सब कुछ हो, वहीं पर जैव मंडल हो सकता है, जीवमंडल हो सकता है। बात समझ में आ गया? आगे मैं चलूँ, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, दूसरा कहता है केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, तीसरा कहता है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, और चौथा कहता है आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य। भाई साहब आर्कटिक और हिंदी में टर्म हो जाता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए फिर से मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये भाई साहब ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा छोटू सा ग्लोब है। रुकिए मैं गलत करता हूँ, अब ठीक है, ठीक है, आपको पता होगा ये हमारा पोल हो गया, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल इधर, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल लाइन हो गया, ये हमारा रेखा जाती है ना, कर्क रेखा मकर रेखा। तो इन दोनों के बीच में ही वाली जो मध्य रेखा होती है ना, सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें यहीं पड़ती है ना। उष्ण कटिबंधीय जो सीमा हमारा इधर ही पड़ता है ना, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। इसके बाद वाले रीजन जो ये पड़ता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय वाले रीजन पड़ता है, ये भी हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय वाला रीजन पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूँ? तो उष्ण कटिबंधीय जो रीजन बनता है हमारा, तो इसी के बीच में पड़ेगा ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले रीजन में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बात समझ में आ गया? तो इसका आंसर जाएगा C नंबर। तो 70 का 3 आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं CDP एंट्री मान लेंगे हम लोग, ठीक है, एंटर कर जाएंगे CDP में। कहता क्या है यहाँ पर? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? आपके पास 4 ऑप्शन है। कहता है विश्व का भौतिक मानचित्र, दूसरा कहता है पृथ्वी का पोस्टर, तीसरा कहता है ग्लोब, और चौथा कहता है हमारा विश्व का राजनीतिक मानचित्र। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए सीधा सीधा बात आप समझिए ना, हम किसी क्षेत्र या महाद्वीप को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल या जिसको टीचिंग मटेरियल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, TLM जो होता है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसमें सबसे सुंदर सा और सबसे सटीक सिंबल हमारा ग्लोब का है। ग्लोब ऐसा है जिसमें हम सब कुछ दर्शा सकते हैं बच्चों को, है ना। तो इसका सीधा सीधा आंसर जाएगा ग्लोब। और ज़्यादा मोटा दिमाग मत लगाइएगा, हल्का से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, बड़ा है ध्यान दीजिएगा। कहता है राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो बोल रहा है जो सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसका सर्वाधिक विशेषता महत्वपूर्ण वाले टर्म्स में हमें देखना है, मतलब महत्वपूर्ण विशेषता कौन सा सर्वाधिक में। बात समझ में आ गया? 4 ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। कहता है इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। सबसे पहली बात, हमें वो ऑप्शन नहीं लगाना है जिसमें याद करने वाला टर्म आए। हम पढ़ाने और याद करवाने के लिए हम नहीं जाते हैं, स्कूल बच्चों को भेजते हैं। समझ में आ गया? दूसरा, यहाँ भी एक टर्म आपको दिख रहा है याद करने वाला, इसे भी मैं कैंसिल करूंगा, तो 2 मैंने कैंसिल कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तीसरा कहता है इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके, ये सटिक जा रहा है। लेकिन फोर्थ पढ़ लेते हैं, इसे विशेषता इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुपालन नहीं करना चाहिए। अरे भाई बताओ, समाज का निर्माण इतिहास तो ही बताता है, इतिहास ही तो समाज का निर्माण किया है। हमारे जो पूर्वज थे वो क्या है, इतिहास का ही तो एक हिस्सा है ना। उन्हीं के द्वारा ना सारे नियम कानून बन के आए हैं। महिलाएं सिंदूर करती है, साड़ी पहनती हैं, मतलब इस्लाम धर्म में नमाज के जो रूल्स हैं, है ना, कुरान, अभी कुरान थोड़ी ना लिखा गया भाई,
कुरान तो कब का लिखा हुआ है। सिख धर्म के पगड़ी का जो रूल है हमारा, है ना, कड़ा वो हाथ में पहनते हैं, उनका कौन सा रूल है, हाल में बनाया हुआ नहीं, वो तो पूर्वज है, पूर्वज का देव, तो पूर्वज का ही बारे में, पूर्वज के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो इतिहास का तो एक हिस्सा है ना। तो सिर्फ इतिहास के अनुपालन नहीं करना चाहिए तो ये भी कैंसिल हो गया। तो सीधा सीधा आंसर आपको मिल रहा है ना। तो ऐसे भी सामाजिक विज्ञान में सभी एलिमेंट्स को जोड़ना है जो सोसाइटी से जुड़ा हो। तो ऑप्शन थर्ड सीधा सीधी जा रहा है। इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। बात समझ में आ गया। आगे मैं बढ़ूँ, 73 क्या कहता है, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए, पीटीए का फुल फॉर्म फट सा नाम बताइए, फटाफट बताइए, ठीक है, में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप मतलब आप क्या करेंगे, कह रहा है पीटीए का, मैं ही बताता हूँ। कहता है पीटीए का फुल फॉर्म होता है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, याद रखिएगा, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, लिख लीजिए, ठीक है। तो ये उस समय यदि एक पेरेंट ना टीचर से बात करता है और अपने चाइल्ड के अयोग्यता के बारे में डिस्कस करता है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, यही सवाल है आपके पास। तो आपके पास 4 ऑप्शन। कहता है उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्र में जाने के लिए कहेंगे। एक बात बताइए भाई, वो तो मतलब प्रथम पीढ़ी का तो स्टूडेंट है भाई, वो तो शुरुआत ही किया है उसका पढ़ाई करना, है ना। तो सीधा हम प्रौढ़ शिक्षा पास उसे भेज देंगे? नहीं यार, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्या जानेगा वो, ठीक है। सीधा उससे मैं बोलूँगा जा भाई एरोप्लेन दौड़ा दे सीधा। ऐसा नहीं ना है, सीधा बोलो मशीन ही चला दे तू एकदम, है ना, ऐसा नहीं होगा। आगे कहता है उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहना। मतलब बच्चे जो पढ़ रहे हैं आप उसे ध्यानपूर्वक देखते रहिए, बच्चे सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं इस पर भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। उस पर कितना मतलब बांध के रखोगे क्या उसे, नहीं ना। आगे कहता है उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देना, भाई किसी को तसल्ली देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही आंसर बच रहा है, ऑप्शन देखते हैं। उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार के अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। सही बात है, हम उसे अलग अलग डाइवर्सिटी देंगे, घर में ही अलग अलग टर्म्स में उसको सिखाएंगे कि मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे प्रोवाइड करवाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जैसा, है ना, ताकि बच्चे सभी से थोड़ा थोड़ा करके सीखते चले जाएं। तो तब ना वो आगे बढ़ के जब अपने आगे वाले स्कूल में जाएंगे, उच्च कक्षा में पहुंचेंगे बच्चे, तब हर कुछ ले करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी वो अपने पास लेकर आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, कैसा यह स्कैन किया गया, ये कभी इधर कभी उधर है। 74 क्या कहता है, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। मतलब मौसम का जो एलिमेंट है, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है हमारा, मशीन है, उससे हम अपने हाथ से यदि मौसम के बारे में रिकॉर्ड दर्ज करते हैं तो क्या है, प्राथमिक आंकड़े मेरे लिए होंगे, द्वितीय आंकड़े होंगे, तृतीय आंकड़े, या विधि विधागत विधागत आंकड़े। यार एक बात बताओ, आपको मैं मशीन खुद हाथ में दे दूँ और बोलूँ आप इस मशीन से आप डिग्री नापिए, मौसम का हालचाल बताइए, तो आप क्या मशीन से चेक करें, तो एक तरीके से हम डायरेक्ट काम कर रहे हो ना। ऐसा थोड़ी ना आप किसी से पूछ के रिकॉर्ड दर्ज करोगे, आप खुद रिसर्च करोगे उस पर। तो ये आपके लिए या हमारे लिए क्या होगा, प्रथम आंकड़े होगा। अब एक सवाल आपसे करता हूँ, जो एनसीईआरटी बुक है आपके लिए वो कौन सा है, प्राथमिक है, द्वितीय, तृतीय, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बता देता हूँ यार, ये हमारा द्वितीय आंकड़े होता है जो एनसीईआरटी बुक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन बहुत जगह याद रखिएगा, बहुत कोई प्रथम कहता है, मैं प्रथम नहीं मानूंगा, रीज़न बता रहा हूँ। एनसीईआरटी रिसर्च करके डायरेक्ट करता है क्या, नहीं, किसी न किसी इतिहासकार के द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो भूगोलवेता द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किया था, उसको वो एनसीईआरटी लेती है। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ 75 में। कहता है सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। मतलब एक टीचर है स्कूल की, वो क्लास में क्या करती है, हमेशा जो टेस्ट लेती है बच्चों का, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट लेती है। तो टेस्ट तो लेती है, ठीक है, परीक्षण भी ठीक है, लेकिन वो उसमें उसका जो रिजल्ट वगैरह या जो जो मेथड का यूज करे वो खुद में वो संतुष्ट नहीं है। बात समझ में आ गया, सीधा सीधा। अब पूछ रहा है इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो अपना जो मतलब जो वो क्या बोलते हैं उसे, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, विश्वसनीय बनाने के लिए वो क्या करेगी। 4 ऑप्शन है। कहता है मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना, दूसरा है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना, तीसरा कहता है यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, सीधा हटा दीजिए, प्रश्नों की संख्या बढ़ा देना, ये भी हटा दीजिए। मैं आपके लिए आसान कर दिया, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन, जल्दी से बताइए। देखिए याद रखिएगा, यदि कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का यदि सवाल कर रहा है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, और यदि उसको संतुष्ट होना है, रिलायबिलिटी लाना है अपने असेसमेंट में, जांच में,
तो उसे एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा। तो इसका आंसर ए जाएगा। अब पूछो स्टैंडर्ड कैसे सर, तो मैं बता देता हूँ स्टैंडर्ड कैसे। देखिए, मान लीजिए आप कोई एक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, टॉपिक पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप उस टॉपिक को एक लिमिट दायरे में लेकर आइए, अपने आप के लिए, बच्चों के लिए नहीं, अपने आप के लिए, ठीक है। अब इस पर विचार करना शुरू करिए, बातें करना शुरू करिए। जैसे ही आप बात स्टार्ट करते हैं, बच्चे अपनी राय देना शुरू करेंगे, अपने आंसर्स देना शुरू करेंगे, तब इसका दायरा छोड़ना शुरू करिए, खोलना शुरू करिए, ठीक है। जब आप खोलिएगा इसका दायरा, तो बच्चे अलग अलग रूपों से अपने खुलेपन से वो जवाब देना शुरू करेंगे। जब वो खुलेपन से जवाब देना शुरू करेंगे, तो आपको डाइवर्सिटी नज़र आएगा आंसर्स में। तब आपको पता चलने लगेगा कि कौन से बच्चे का स्तर कैसा है, किस बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, उसकी योग्यता कैसा है। देखिए, तोल मोल मत करना, ये गड़बड़ मत करना, लेकिन क्या रिजल्ट आपको एक सेट आने लगेगा कि हाँ, अब इस तरीके से मुझे उस बच्चे के बारे में अब हमें जानकारी मिलने लगी है। बात समझ में आ गया है ना। एक स्टैंडर्ड बना लीजिए कि हमें इस टॉपिक से इसी टॉपिक पर बात करना है, विचार करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, लेकिन सेक्टर भटकाना नहीं आपको, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है। देखिए, समझाने में टाइम लग ही जाता है, तो क्या मैं करूँ, हड़बड़ी में नहीं भागने वाला मैं, ठीक है। कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगा इसके लिए। कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। देखिए, सतत और मूल्यांकन मतलब रेगुलर, बात समझ में क्या करता है। पहला ऑप्शन कहता है बच्चे के सुधार के लगातार परीक्षण करने के लिए, ठीक है, लेकिन लगातार परीक्षण देख लेता हूँ मैं। आगे कहता है बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करना, ये भी ठीक है, देखते हैं आगे। मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर बल देना। भाई साहब, सिर्फ हम इसी पर बल देंगे क्या? एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में बहुत कुछ आता है, सिर्फ एक ही 3 ही एलिमेंट नहीं आते हैं, ठीक है। चौथा कहता है कमजोर आयोग विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करना। भाई, प्रमोट नहीं कर देना है सीधे उसे, है ना, ऐसा गड़बड़ नहीं करना हमें, है ना। अब 2 बच गया ऑप्शन, पहला और दूसरा। तो इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, इसका आंसर मैं यदि बोलूँ तो इसका आंसर जाएगा मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ इस क्वेश्चन को देकर। एक बार क्वेश्चन मुझे पढ़ने दीजिए। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन मेनली फोकसेस ऑन continuous testing on improve the child, continuous observation of behavior of the child। एक काम करिए, ऑप्शन ए के साथ बढ़ता हूँ मैं इसका, ठीक है। लगातार यदि हम उसका टेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सतत वर्ड यूज कर रहा है, लगातार, ठीक है। यहाँ भी बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन नहीं, परीक्षण करने के लिए सतत अवलोकन, 1 मिनट रुक जाइए। बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने के लिए, बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। चलिए, ए के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्यों, बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर यदि हम बच्चों का टेस्ट यदि होता है, बच्चे का जो अवलोकन करते हैं हम लोग, उसका जो मतलब उसका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, तो बार बार यदि FA होता रहेगा, तो बच्चों का एक स्टैंडर्ड पता चलेगा हम लोगों का। देखिए, स्टैंडर्ड तुलना नहीं करना है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिहेवियर मत लाना, मैं समझाने के लिए वो वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हमें पता चल जाएगा कि उसका जो लगातार यदि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते जा रहे हैं, तो इससे बच्चों का क्या वो किस योग्यता तक पहुँच रहा है, उसके बारे में हम जानकारी पता कर सकते हैं ना। तो ये कहाँ से पता चले, जब हम उसका FA लेते जाएंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते जाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि उसका सतत व्यापक मूल्यांकन का जो रिजल्ट है, कहाँ तक वो पहुँच पाया या कहाँ तक वो अचीव कर पाया है बच्चा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में यदि किसी को कुछ डाउट होना, तो कमेंट बॉक्स में जो बताएगा, फिर से मैं इस पर एक रिव्यू कर लूँगा, फिर से मैं इस पर विचार कर लूँगा, ए और 2 के बारे में, एक और दूसरे के बारे में। बात समझ में आ गया। ये ऐसा नहीं कि जो भी हो मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। अभी बताइएगा, थोड़ा अपना विचार दीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, बहुत पीछे हम लोग, कहता है सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश के साथ लैस होना चाहिए। देखिए, सामाजिक विज्ञान में बच्चों के साथ बहुत कुछ एलिमेंट होने चाहिए। क्या देखते हैं, जेंडर के बारे में, सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता। सामाजिक नियम का पालन हम करेंगे, जो रूढ़िवाद विचारधारा चला चुपचाप उसको लेते चलें, कुछ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे उसमें। सती प्रथा रहता तो सती प्रथा आज भी रहता नहीं, चाइल्ड मैरिज रहता तो चाइल्ड मैरिज रहता, भ्रूण हत्या कर दिया जाता तो आज भी कर दिया जाता नहीं। पुरानी नियम को हम लेके पालन नहीं करने वाले। दूसरी बात, सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। सामाजिक दबाव को जो झेलेगा बच्चा, नहीं, इसके लिए तो हम तो उसको स्वतंत्र छोड़ रहे हैं ना, फ्रीडम है उसको, है ना, अपना चिंतनशील करे। पियाजे क्या कहते हैं, लिटिल साइंटिस्ट। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वो कहते हैं समाज के साथ, सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ रह के वो डेवलप होता है बच्चा, विकसित करता है। और पियाजे कहते हैं लिटिल साइंटिस्ट, वो खुद से खोजबीन करता है, तोड़ मोड़ कर एकदम इंजीनियर बन जाता है, तब उसके बारे में जानता है। तो ये 2 एलिमेंट तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तीसरा, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, जी। और सामाजिक व्यवहारों का बचाव करना, यहाँ बचाव नहीं, तो इसका आंसर सीधा सीधा जा रहा है, एक चिंतन देना, लिटिल साइंटिस्ट बनाना है हमें बच्चों को। बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, देखते हैं। 78 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन डाउनलोड जैसा हुआ है उसी में एडजस्ट करना होगा, ठीक है। कहता है सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में
51 विद्यार्थी की कक्षा में मध्यांक 36 है। लड्डू सर क्वेश्चन है, मीडियन पूछा है, मीडियन है, मध्यांक को मीडियन ही बोलते हैं ना, कहाँ क्वेश्चन, हाँ ठीक है मीडियन, ठीक है। हाँ तो 36 मतलब 51 स्टूडेंट में मतलब क्या बोलते हैं विद्यार्थियों की कक्षा मध्याह्न का, हाँ 51 स्टूडेंट का है में से मध्याह्न उसका 36 है। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये बताता है, कहता है अधिकांश विद्यार्थी के अंक 36 से नीचे नहीं जी, मध्याह्न का मतलब ये नहीं होता है। 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या उसके ऊपर, आंसर हमें मिल गया ऑप्शन 2 जाएगा। सीधा सीधा लिखिए, ऑप्शन 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बाद में पढ़ लीजिएगा, मैंने आंसर दे दिया है। 79 चलते हैं, 79 क्या कहता है, कहता है सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है। कह रहा है क्वेश्चन में, मान लीजिए किसी टॉपिक पर चर्चा हुआ है क्लास में, पहले वाली क्लास में, तो आज क्लास में टीचर वो पहले वाली चर्चा को फोकस करने के लिए क्यों वापस वो आएगा उस टॉपिक पर, क्यों पुराने टॉपिक को दोहराएगा, वो सवाल वो है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके पास, विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं आगे, विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों के बीच ही में टोकना शुरू कर दिया था, ये तो अननेसेसरी एलिमेंट लग रहा है, रोक टोक, क्वेश्चन पर मुद्दे पर आना चाहिए। तीसरा कह रहा है कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूप से सहमत नहीं था, हाँ जी ये हो सकता है। चौथा कहता है विद्यार्थी ने सब विद्यार्थियों की बात सुनने में बिल्कुल मना कर दिया था, नहीं ये भी कैंसिल। देखिए ये एलिमेंट सही जा रहा है ऑप्शन 3, क्यों, देखिए मान लीजिए जो पुराना कोई टॉपिक था, ठीक है, उस पर कोई सही रूप से सहमत नहीं हो पा रहा था, तो टीचर क्या करेगा, दोबारा उस पर मतलब डिस्कशन करेगा, भाई कंक्लूजन आना चाहिए ना कुछ ना कुछ, तो इसलिए दोबारा उस पर टॉपिक उठाएगा टीचर, लेकर आएंगे टीचर शिक्षक और उस पर विचार करेंगे, तो इसका आंसर 3 सही जा रहा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में 18 क्या कहता है, सॉरी 80 क्या कहता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल मतलब स्पायरल, ठीक है, स्पायरल या ना स्पायरल, ठीक है, पाठ्यचार का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। पहला ऑप्शन है गहन समझ के साथ एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संरक्षण। दूसरा कहता है सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना। तीसरा कहता है अंतर वस्तु थीम आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ावा देना। सर्पिल सर्पिल ना, ये नहीं, तीन तीन डाइट एलिमिनेट कर दीजिए, 3 डाइट एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है, सर्पिल तर्पिल नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना, आंसर मिल गया, ऑप्शन 4 जाएगा सीधा सीधा, आप लोग आंसर दे दीजिएगा, मैं टाइम बचाने के कारण आंसर एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर 4 जाएगा। देखिए स्पायरल क्या होता है, स्पायरल का मतलब ये होता है जिसमें हम पुराने एलिमेंट्स के साथ हम आगे बढ़ सकें। स्पायरल का डिज़ाइन क्या होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कुछ पढ़ा हुआ है तो वो रिपीट आ रहा है इस पोजीशन में, फिर वो आगे बढ़ा, फिर रिपीट, जो पुराने एलिमेंट्स है, जो भी पूर्व तत्व ज्ञान है, आप उसके साथ आगे बढ़ना और संकल्पनाओं और उद्देश्यपूर्ण प्रासंगिक बनाना, जो हमारा एम है उसको सही दिशा दिखाना, स्पायरल में ये काम आता है। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, नहीं भाई भाई सक्रिय रूप से हम लोग बात करें, निष्क्रिय पैसिव नहीं बनना, हमें एक्टिव बनाना है और एक्टिव बना हुआ भी रहना है हमें। दूसरा कहता है प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना, हाँ जी ठीक है ये। तीसरा कहता है दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना, भाई हटा दो, ये भी हटाओ। और कहता है रोजाना शिक्षा का अभिवादन ना करना, ओहो ये सब ऐसा ऐसा ऑप्शन है ना, ऐसा ही एलिमिनेट हो जाता है। तो अभिवृद्धि या मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकता है, वेटेज देगा, उसको वैल्यू देगा, है ना। तो क्या देगा, बच्चों को स्वतंत्र, एक मिनट, ओ हाँ 2 का है, मैंने 3 बोल दिया था, 2 2 सही है आंसर, ठीक है 2। बच्चों क्या करना, स्वतंत्र छोड़ेंगे, उसको फील कराएं कि आप एक्टिव हो, आप अपने मन से सही जवाब देने की कोशिश करें, अपने विचारों को सामने रखें, हम उसे बांधेंगे नहीं। बात समझ में आ गया। 82 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं देता है, मतलब नहीं है, यहाँ सवाल याद रखिएगा, नहीं पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पर स्रोत आधारित विश्लेषण, दूसरा है मॉडल व चार्ट, तीसरा है अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, बहुत फ्रीक्वेंसी से एग्जाम लेना, ठीक है। देखते हैं, हाँ 2 फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, ठीक है। और फोर्थ कहता है प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणिक स्रोत का उपकरण, ये तो और ज़्यादा उलझाने वाला सवाल लग रहा है मुझे, ठीक है। फिर से पढ़ देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं देता। हाँ चलिए अब क्लियर बताइए, अब आप आंसर बताइए, मैंने समझ गया क्या आंसर इसका, जल्दी से बताइए। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में ना
फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं पूछा तो मॉडल और चार्ट को हम ऐड नहीं करेंगे, याद रखिएगा, मॉडल और चार्ट को हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ बता रहे हैं, टू फ्रीक्वेंट टेस्टिंग। हाँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, देखो ऐसे हम क्या करते हैं, लास्ट लेते हैं, समेटिव असेसमेंट अंत में लेते हैं, फॉर्मेटिव क्या करते हैं, 2-2 सप्ताह में हम लगातार लेते रहते हैं। तो टू फ्रीक्वेंट टेस्टिंग भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक काम करिए, इसमें सी चलते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं 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 नहीं, फिर से मैं गड़बड़ बोल क्यों देता हूँ, मॉडल चार्ट ही आंसर जाएगा सही, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर 2-2 सप्ताह में या फिर हर चैप्टर के बाद हम एक टेस्ट लगाते हैं बच्चों का, है ना, तो यही सही आंसर जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 83 क्या जाता है, 83 की बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। मतलब प्रारंभिक स्तर सामाजिक विज्ञान में कौन कौन ऐड होता है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र जहाँ मिलेगा और दर्शन शास्त्र, रिपीट क्वेश्चन है ये सब सारा, ठीक है। तो जहाँ अर्थशास्त्र दर्शन शास्त्र मिलेगा सीधा एलिमिनेट करेंगे हम लोग। तो पहला में अर्थशास्त्र मुझे दिख गया है, इसे एलिमिनेट करेंगे। अर्थशास्त्र खोजिए कहाँ पर है, चौथा में अर्थशास्त्र मुझे मिल गया, ये एलिमिनेट करेंगे। फिर आते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान में पूछा है, तो याद रखिएगा हम लोग सोशल स्टडी नाम देते हैं, सोशल साइंस बाद में देते हैं 9-10 में। लेकिन सीटेट है तो 8 तक का हम लोग बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस जो टर्म है उसको हम लोग नहीं लेंगे, इसलिए हम लोग जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड सोशोलॉजी, मतलब ऑप्शन 3 के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक विज्ञान को ऐड यहाँ पर नहीं करते हैं, ये क्लास 9, 10, 11, 12 में ऐड होता है। बात समझ में आ गया, सब्जेक्ट हमें क्या क्या चूज करना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में 84 कहता है जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को आवश्यक भ्रमण करना चाहिए, अवश्य भ्रमण करना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्या है, देखते हैं। ऑप्शन 1 कहता है प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, 1 मिनट, क्यों मैंने वर्ड यूज कर दिया ना, जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। अच्छा, मतलब जीवन की उत्पत्ति एक टॉपिक है मान लीजिए, ठीक है, तो उससे संबंधित टीचर को कहाँ घूमना चाहिए जा करके, इससे संबंधित पढ़ाने के लिए, है ना। प्राकृतिक संग्रहालय, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, दूसरा पुरातात्विक संग्रहालय, तीसरा चिड़ियाघर, चौथा का जीवन संरक्षण उद्यान, पशु अभयारण्य जिसे कहते हैं। तो 3 और 4 का कैंसिल करिए। अब जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर जाएगा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, क्योंकि जीवन के बारे में हमें पढ़ना है, उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, तो प्राकृतिक इतिहास हमारा क्या रहा है वही हमें इसके बारे में बताएगा ना, इसलिए हम लोग क्या जाएंगे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। इतिहास ही हमें सब कुछ बताता है, अतीत हमारा बताता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में 85 क्या कहता है, क्वेश्चन में 85 क्या कहता है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करता है। आज मैं पता नहीं कहाँ मेरा ध्यान है, बार बार में ध्यान बट रहा है मेरा, है ना। तो क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। किसके अलावा सारे एलिमेंट्स सामाजिक विज्ञान को आधार देता है, आधार बनाता है ना। तो पहला ऑप्शन कहता है विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा कहता है वैश्विक दुनिया के समायोजन के लिए, सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा कहता है पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने के लिए, और चौथा ऑप्शन कहता है समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने के लिए। तो फट से ना इसका आंसर कोई देंगे। देखिए याद रखिएगा, अलावा पूछा मतलब किसी एक के अलावा सब एलिमेंट हो गए, सिर्फ एक कोई नहीं होगा। क्या होगा, देखिए विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा, देखो हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे उसको एनालिटिकल स्किल के लिए, इसको नहीं, हम एनालिटिकल स्किल को बढ़ावा नहीं देते हैं, तुरंत प्रमोट नहीं करते, जबकि हम दुनिया के बारे में पूरा उसको सामाजिक कौशल बढ़ावा देंगे, पूरी दुनिया के बारे में उससे जानकारी देंगे कि फलाने फलाने देश में भौगोलिक स्थिति क्या रहा है, हमारा इतिहास क्या रहा है, सामाजिक रूपरेखा क्या, विविधता क्या है समाज में। पाठ्य सामग्री में सूचनाओं को अलग अलग एलिमेंट ऐड करेंगे सूचना के क्रम में, हम ना डू यू नो करके, क्या आप जानते हैं करके एक बॉक्स दिया जाता है, बात समझ में आ गया। और सामाजिक आलोचनात्मक समझ, जब तक हम समाज के जो नियमों को आलोचनात्मक तथ्य के आधार पर नहीं अध्ययन करेंगे तब हमारा माइंड एक्टिवली काम नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन 1 आंसर जाएगा, बाद बाकी 2, 3 और 4 सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक आंसर सही है। आगे चलते हैं, 86 क्या कहता है, 86 कहता है लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। मतलब एक टॉपिक पर बात करना है सोशल साइंस का, सोशल स्टडी की क्लास में, उससे रिलेटेड क्या करती है वहाँ के जो टीचर है, एक बाजू वाले कॉलेज से एक विशेषज्ञ को इन्वाइट करती है, ठीक है। अब इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उसके साथ करनी चाहिए। देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर मिलेगा आपको। कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक, नहीं ऐसा नहीं होगा। दूसरा कहता है इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार, नहीं यार ये भी नहीं जाएगा। कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हैं, मे बी
इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य, यही आंसर मेरे मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव मैंने पहले बोल दिया था। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव जहाँ दिखेगा ना आपको मार के निकल जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर 4 जाएगा। देखिए, मान लीजिए किसी को हम इन्वाइट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले हम एक टॉपिक देंगे, एक हिंट दे देते हैं हम लोगों को, है ना, इंस्ट्रक्शनल आइडिया दे देते हैं बच्चों की कि हम लोग इस पर आज विचार करने वाले, इस पर हम बात करेंगे, है ना। तब वो विशेषज्ञ उस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गया? तो बच्चे भी समझ सकते हैं उसको, बड़े बड़े क्वेश्चन से आगे। कहता है 87 क्या कहता है, एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावित ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा, मतलब टीचर कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा यूज करेगा। तो पहला है, ओ ऑप्शन यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर सोचिए इतने बड़े बड़े ऑप्शन है। पहला कहता है ऑप्शन, आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़े। ठीक है। आगे कहता है स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करने। ठीक है। तीसरा कहता है विद्यार्थियों से अपने संस्कृति और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। ये भी सही है और आंसर यही होना चाहिए। फोर्थ कहता है आदिम जनजाति शिल्प कृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। ठीक है, चारों आंसर सही जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर है। क्यों? यहाँ पर बच्चों को कह रहा है कुछ करने के लिए, है ना। लर्निंग बाय डूइंग का एक कॉन्सेप्ट यहाँ मुझे दिख रहा है, इसलिए आंसर में यही जाऊँगा 3 नंबर। यहाँ कह रहा है कि उसको शोध करना है, बच्चे उस पर देखिए, जो मतलब जो आदिवासी या जनजाति है, उसको उसके अलावा जो दूसरे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उनके बारे में शोध करेंगे, है ना। तभी तो वो उसके बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे, केस स्टडी करेंगे उस पर, अच्छी तरह से उस पर पॉइंट आउट करेंगे सारे टॉपिक्स को, मतलब क्या बोलेंगे, स्रोत जुटाएंगे। बाद में देखो पहला भी उसी तरह सवाल है, यहाँ पर शोध वाला जो टर्म आ गया, लर्निंग बाय डूइंग, इससे होगा, है ना। जॉन डीवी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर मुझे नजर आ गए, इसलिए आंसर 3 जाऊंगा मैं। 88 क्या कहता है, सामाजिक विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसमें शामिल करते हैं, आयामों में से किसे शामिल करते हैं। ठीक है, तो प्रासंगिकता, समानता, उपयोगिता और ये क्या भाई, कॉन्जेंसी। ठीक है, तो क्या है, देखिए रिलेवेंस इसका आंसर जाएगा, प्रासंगिक होना चाहिए। देखिए क्या रहा है, सामाजिक विज्ञान में जो मानदंड है, जो रूल टर्म्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, उसमें कौन शामिल होता है, प्रासंगिकता शामिल होता है, रिलेवेंस होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई पुराने टर्म्स है ना, जैसे महात्मा गांधी जी का कोई टर्म है, कोई नियम दिया गया है ना, सत्य और अहिंसा कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या आज वास्तविक दुनिया में प्रभाव दे रहा है, हमारे हमारे साथ चल रहा है, क्या हम उससे आज भी प्रभावित हैं, या वो छुप चुका है, या उसका रूप बदल गया है। तो इससे संबंधित हमें प्रासंगिक तथ्यों पर ही विचार करने चाहिए। बात समझ में आ गया? आगे चलते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य या पारस्परिक अधिगम की विशेषता है। कहता है सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। हाँ जी, ठीक है। दूसरा कहता है भूलने के कारणों को संबोधित करने हेतु सीखना अग्रसरित होता है। अरे भाई साहब, ठीक है, एड्रेसिंग। ठीक है। अच्छा, तीसरा कहता है शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। ये भी सही जा रहा है। और शिक्षक विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। ठीक है, मैं ना 2 और 4 को कैंसिल करता हूँ। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन, 1 और 3। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए ये जो टर्म है ना, सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम में, सक्रिय एक्टिव है यहाँ पर। सक्रिय मतलब क्या होता है, एक्टिवली काम करना, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। तो इसलिए इसका आंसर एक जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गया? अधिगम की विशेषता पूछे तो यहाँ पर सक्रिय रूप से भाग यदि कोई लेता है तो ज़्यादा बेटर होता है, बेनिफिशियल होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है। वाद विवाद है यहाँ पर ऑप्शन में, देखिए जल्दी से। नहीं, वाद विवाद नहीं, यहाँ पर कानून के बारे में, संसद के कार्य है तो व्याख्यान पद्धति यहाँ पर चलेगा। आप पूछिए कैसे, देखिए लेक्चर मेथड एक्चुअली नहीं भी चलेगा, ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट तो इस पर काम नहीं चलेगा, स्टोरी टेलिंग में नहीं चलेगा। लेक्चर और क्या बोलते हैं, वाद विवाद, व्याख्यान और वाद विवाद। देखिए वाद विवाद कहाँ पर आएगा, यदि कोई एक बिल के बारे में यदि हम चर्चा करें, मान लीजिए कानून पास करना है, तो क्या करेगी शिक्षिका, क्या करेगी, इस तरफ वाले बेंच, मान लीजिए दो दो रो है, तो इसको लोकसभा बना देंगे, इसको राज्यसभा। अब उस पर वाद विवाद हम लोग करवाएंगे कि ये कानून सही है या नहीं है, ये इसका तर्क करेगा, ये इसका तर्क करेगा, तब सही जाएगा। लेकिन हम सिंपली यदि पूछ रहे हैं संसद के कार्य के बारे में बताएं, तो हम कहेंगे कि लेक्चर मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऐसे तो लेक्चर मेथड स्कूल में चलता नहीं है, ये कॉलेज लेवल पर हायर सेकेंड मतलब +2 में काम करता है, लेकिन बच्चों के लिए काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर यदि
ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चले तो स्टोरी कहानी बताएंगे भाई, नहीं प्रोजेक्ट दे देंगे उस पर, क्या पार्लियामेंट जा करके काम करेंगे क्या, नहीं ना, फाइल तैयार करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, तो रटने वाला हिसाब नहीं जाएगा, इसलिए इसका लेक्चर मेथड ही सही जाएगा आंसर। क्लियर है, आज फिनिश हुआ इसका, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ा कर ले आऊँगा अगले पार्ट को। चलिए तो फिर आज इतना ही। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इसे शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाएगा, ताकि मैं जब भी क्लासेस लूँ आप तक जरूर पहुँचे नोटिफिकेशन, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं, वीडियो पूरा देखिएगा, फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से देखिएगा, कमेंट करिएगा यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको दिखे इसमें, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको नजर आए तो। क्लियर रन में, चलिए फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच। घर पर रहेगा, एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और ढंग से रहिएगा, खुशी खुशी, चलिए।